वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग जो आज का टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू, और जो इसमें हम लोग केस लॉ डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना, क्योंकि पूरा जो बेस है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन का वो इन केसेस के ऊपर डिपेंड है। राइट्स दिए गए हैं, ड्यूटीज़ दी गई हैं पुलिस ऑफिसर्स को। वो सारे जो केस लॉज हैं, वो जो सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज इस सेशंस में। तो सेक्शन 53 ऑनवर्ड जो है वो केस हम लोग करेंगे अप टू सेक्शन 54A तक इस सेशन में। तो सेक्शन 53 क्या कहता है? सेक्शन 50 टॉक्स अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। जैसे किसी अक्यूज को पुलिस अरेस्ट करती है तो सबसे पहला जो काम होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना होता है पुलिस वाले को। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के बाद अक्यूज्ड को विद इन 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, राइट? तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। एज पर सेक्शन 57 इज कंसर्न, विद इन 24 आवर्स यू हैव टू प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर द मैजिस्ट्रेट। बट उससे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, राइट? लेकिन यहाँ पर 53A क्या कह रहा है? एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, अगर उनको लगता है कि जिस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है, एंड वहां पे बेरेट लैंग्वेज क्या कह रही है? व्हेन द पर्सन इज अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ सच ए नेचर, ऑफेंस उसने ऐसे इस नेचर का किया है, एंड इज लाइक टू हैव कमिटेड अंडर सर्कमस्टांसेस, ऐसे सर्कमस्टांसेस में उसने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन will afford evidence to the commission of an offense। तो पुलिस को अगर लगता है कि अगर उसकी इन पर्सन अगर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करे, इन पर्सन मीन्स उसकी बॉडी का अगर एग्जामिनेशन किया जाए तो हमें एविडेंस और क्लू मिल सकते हैं। तो 53 सेक्शन इट गिव्स द पावर टू द पुलिस ऑफिसर कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर होगा, जो मेडिकल डॉक्टर्स होगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होगा, वो उस अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। बट फिर बात ये आती है कि वो क्यों करेगा? तो रीजन इज सिंपल। अगर पुलिस को लगता है कि यहां से हमें एग्जामिनेशन से जो एविडेंस है, वो जो हमें क्लू है वो मिल जाएंगे, लाइक इन केस ऑफ रेप द अक्यूज्ड पर्सन का जो डीएनए टेस्ट है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? तो उससे हमें क्लू मिल जाएगा, तो उसके साथ हम लोग कंपेयर कर लेंगे लड़के के डीएनए से। अगर वो मैच करेगा तो डेफिनेटली ये अक्यूज्ड ही जो है बेसिकली वो लायबल होगा इस रेप के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर हम बात करें कि जो सब इंस्पेक्टर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास आप जाओगे नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर वो ही पर्सन जाएगा। तो सब इंस्पेक्टर की जो है वहां पर रिक्वायरमेंट है नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर। लेकिन अगर सब इंस्पेक्टर किसी को डायरेक्शन दे दे, एप्लीकेशन दे दे, मेरी बिहाफ पे आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ आप उस अक्यूज को प्रोड्यूस करो, तो वो वैलिड है। क्योंकि यहाँ पर हम स्पेशली मेंशन कर रखे हैं कि यहाँ पे अंडर द डायरेक्शन और टू मेक एन एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन, उसकी डायरेक्शन के अंदर भी जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो वो मेडिकल एग्जामिन करेगा अक्यूज पर्सन का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फर्दर बात सेकंड प्रोविजो के रिगार्डिंग, अगर वो अक्यूज फीमेल हुई तो जो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए, क्योंकि मेल मेडिकल प्रैक्टिशनर फीमेल की अक्यूज्ड की एग्जामिनेशन नहीं कर सकता, राइट? सो 53 सेक्शन इट एम्पावर्स द पुलिस ऑफिसर टू कंपेल द अक्यूज्ड, इट गिव्स द पावर टू कंपेल द अक्यूज्ड पर्सन इन कस्टडी टू सबमिट टू द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो पुलिस है उसको पावर भी दी है कि आप लिटिल बिट फोर्स भी यूज कर सकते हो उसके मेडिकल जो एग्जामिनेशन करवाने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? देन वहां पर जो एक्सप्लेनेशंस जो दी हुई हैं, वहां पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बेसिकली एग्जामिनेशन इट इंक्लूड्स व्हाट? It includes the examination of blood, the blood stains, the semen, the swabs. In case of sexual offences, swab is important, right? उसका examination DNA purpose के लिए हमने लेना होता है। तो spectrum, right? Sweet hair samples, DNA, it covers everything. It covers everything. Further, जो registered medical practitioner होगा वो Indian Medical Council Act के अंडर registered चाहिए हमें, वही सिर्फ इसकी एग्जामिनेशन कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, गॉट इट? इसके रिगार्डिंग ऑल्दो वी हैव अ नंबर ऑफ केस लॉस इसी सेक्शन में, लेकिन हम लोग पहले बेरेट लैंग्वेज कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग केस लॉ भी करेंगे। तो सेक्शन 53A क्या कह रहा है? इट डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर।
अगर किसी एक्यूज जो है उसने रेप कमिट किया है तो डेफिनेटली अगर पुलिस ने उसका एग्जामिनेशन करवाना है, especially the 53A section deals with the accused person who has committed an offence under section 376 of the IPC. सिर्फ रेप विद एक्यूज के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल। जैसे ही आपने इसको अरेस्ट किया इमीडिएटली आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने उसको प्रोड्यूस करोगे, राइट, ताकि हम लोग अफोर्ड कर सके एविडेंस जो इन पर्सन उसके पास हो सकते हैं, राइट, डीएनए टेस्ट, राइट, जहां अदर उसके मार्क्स हो सकते हैं बॉडी में, हो सकता है जो विक्टिम है उसने उसकी बॉडी को मार्क्स दिए हों एट द टाइम ऑफ व्हेन द कमीशन वाज सो, जब ऑफेंस हो रहा होता है तो जो लड़की है वो भी उसको मार्क्स दे सकती है। तो उसकी बॉडी की मेडिकल एग्जामिनेशन कराना वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो इस वजह से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के सामने हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग प्रोड्यूस करेंगे या फिर लोकल अथॉरिटी होगी, या इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रैक्टिशनर तो जो हम विद इन 16 किलोमीटर के अंदर जो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर वो उसको मेडिकल एग्जामिन करेगा, राइट। he must be not below the rank of sub inspector, but under the direction of the sub inspector any other person can जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने उसको प्रोड्यूस करके उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकता है। द सेकंड थिंग जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो वहां पे बोल लेगा शेल विदाउट एनी डिले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, और जो उसकी रिपोर्ट होगी उसमें स्पेशली वो मेंशन करेगा नेम एंड एड्रेस ऑफ द अक्यूज पर्सन, उसकी एज क्या थी, उसकी बॉडी में कितने मार्क्स थे वो भी वो स्पेशली मेंशन करेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम हिज पर्सन, क्या क्या कुछ लिया है उसकी बॉडी से, स्वैब लिए हैं या क्या लिया है, ब्लड लिया है या कौन सा सैंपल है वो उस पर स्पेशली मेंशन करेगा। एंड द अदर मटेरियल जो उसको लगता है कि ये डिस्क्राइब करना जरूरी है रिपोर्ट में वो डिस्क्राइब करेगा। एंड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो प्रॉपर विद कंक्लूसिव अराइव, मतलब वो किस बेसिस पे किस रीजन के बेसिस पे वो कंक्लूड कर रहा है अपनी रिपोर्ट को वो स्पेशल रीजन भी रिकॉर्ड करेगा। एंड द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट कब उसने मेडिकल एग्जामिनेशन करना शुरू किया था और कब खत्म हुआ वो टाइम भी मेंशन करेगा। एंड द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट डिले वो जो रिपोर्ट है वो सब इंस्पेक्टर को वो पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर कर देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि बेसिकली 53A सेक्शन इट डील्स विद द accused मेडिकल एग्जामिनेशन जो रेप केसेस में है। तो यहीं पर हम लोग एक और सेक्शन करते हैं दैट इज 164A सेक्शन। 164A दैट इज विक्टिम अंडर द रेप, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये ध्यान में रखना 53A एंड 164A दोनों के पीछे A लगा है तो ये प्री में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो 164A की रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। जैसे ही हमें पता है कि ड्यूरिंग द स्टेज व्हेन द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप वाज कमिटेड इट इज प्रपोज्ड टू गेट द वुमन विद हुम द रेप इज एलाइज्ड कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक लेडी पुलिस ऑफिसर उस विक्टिम को मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने प्रोड्यूस करेगी। वो मेडिकल प्रैक्टिशनर लेडी होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। तो उसका वो प्रॉपर जो है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा विद द कंसेंट ऑफ वुमन, इफ शी इज अ माइनर देन विद द कंसेंट ऑफ द गार्डियन। वो जो मेडिकल लीगल रिपोर्ट होगी उस पर डॉक्टर स्पेशली मेंशन करेगा दैट द विक्टिम हैज गिवन हर कंसेंट, उसके सिग्नेचर होंगे। और इन केस अगर वो इफ शी इज अ माइनर देन द कंसेंट ऑफ द गार्डियन जो है वो स्पेशली उस MLR के ऊपर मेंशन होगी। ठीक है जी। जो मेडिकल पिटिशनर है वो अपनी रिपोर्ट में सब कुछ लिखेगा, नाम और एड्रेस ऑफ द विक्टिम, एज क्या है विक्टिम की, डिस्क्रिप्शन क्या है उसके, जो उसके क्या क्या सैंपल लिए हैं, डीएनए लिया है, स्वैब लिया है, सीमेंट टेस्ट लिया है, जब अगर एक्यूज क्या है तो मतलब कौन कौन से सैंपल है वो स्पेशली वहां से हम लोग लेंगे। मार्क ऑफ इंजरी उसकी बॉडी में है, राइट, जनरल मेंटल कंडीशन ऑफ द वुमन क्या थी उस समय जब अपने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, अदर पर्टिकुलर जो भी रिक्वायर्ड है वो जो रिपोर्ट होगी वो प्रिसाइसली वो कंफ्यूजन अलॉन्ग विद द रीजंस वो प्रिस्क्राइब करेगा मेडिकल पिटिशन की मेरा रीजंस ये है, किस बेसिस के बेसिस पे आपने वो कंक्लूड किया है। यू हैव टू मेंशन द रीजंस एंड एट द एंड द रिपोर्ट शैल स्पेसिफाई रिकॉर्ड दैट द कंसेंट ऑफ द वुमन और द पर्सन कॉम्पिटेंट टू गिव सच अ कंसेंट ऑन हर बिहाफ टू सच एग्जामिनेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। वहां पर स्पेशल नीचे दिया होगा कि हमने किसकी कंसेंट ली है, किसकी कंसेंट ऑब्टेन की है, उसके बाद ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। At the end, the time of the commencement of the medical examination, जब वो खत्म होगा वो भी MLR के ऊपर मेंशन होगा। जो मेडिकल पिटिशन होगा विदाउट एनी डिले जो वो फॉरवर्ड कर देगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को प्रॉपर रिपोर्ट, जो फर्दर 173 में फाइनल रिपोर्ट जब वो सबमिट करेंगे तो वो मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में सबमिट की जाएगी।
तो ये 164 दैट इज 53A सेक्शन के बाद हम लोग 164A भी हम लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। देन अगर हम बात करें we have a section further that is 54 section. It deals with the examination of arrested person by medical practitioner. एक बार हम लोग सेक्शन 53 की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 53 में वर्ड अक्यूज्ड यूज किया गया है एंड सेक्शन 54 में वर्ड अरेस्टेड पर्सन यूज किया गया है। नॉर्मली पुलिस अरेस्ट करती है किसी को भी राइट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं हमें पता कि वो उसने एक्चुअल में वो अक्यूज है या नहीं, लेकिन कभी कभी वो अरेस्ट कर लेती है। जब भी अरेस्ट करती है तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब अरेस्टेड पर्सन होता है वो पुलिस को कहेगा कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, तो 54 डील्स विद सच काइंड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जैसे उसको अरेस्ट किया है, ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल ऑफिसर्स राइट। तो सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर वो फीमेल है तो अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी फीमेल मेडिकल ऑफिसर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। मेडिकल ऑफिसर जो होगा वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए एज पर द मेडिकल इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट राइट। तो वो जो अपनी रिपोर्ट में प्रॉपर मेंशन करेगा उसका नाम, एड्रेस, क्या क्या उसके मार्क्स थे बॉडी में, मार्क्स ऑफ वायलेंस, सब कुछ मेंशन करेगा। Where an examination raised under subsection 1, a copy of the report of such examination shall be handed over to the person accused person। यहां पर इंपॉर्टेंट है 53 और 53A में जो रिपोर्ट होती है वो हैंड ओवर किसको होती है? पुलिस ऑफिसर्स को। यहां पर 54 के थर्ड पॉइंट में वहां पे मेंशन किया कि कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर टू द अरेस्टेड पर्सन और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय सच अरेस्टेड पर्सन। यहां पर क्यों चाहिए हमें अरेस्टेड पर्सन के रिगार्ड, लाइक अरेस्टेड पर्सन क्यों चाहेगा कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए? थर्ड डिग्री से बचने के लिए। जैसे उसको अरेस्ट किया वो कहता है मेरा मेडिकल प्रैक्टिशन कर दो, आई मेडिकल एग्जामिनेशन करवा दो, ताकि ऐसा ना हो कि मेडिकल एग्जामिनेशन ना करवाओ मुझे जो पुलिस लॉकअप में जाके आप थर्ड डिग्री मेरे अगेंस्ट यूज करो। तो वो सबसे पहले वो पुलिस के रिगार्डिंग भी हेल्पफुल है और इट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द अक्यूज्ड पर्सन, क्योंकि जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो डेफिनेटली जो पुलिस है उसके ऊपर थर्ड डिग्री यूज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेगी तो मेडिकल एग्जामिनेशन फर्दर उसका आएगा कि क्या क्या इंजरीज हैं, तो पहले कोई इंजरीज नहीं, बाद में अगर इंजरी आई तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग पुलिस ऑफिसर के ऊपर भी चार्ज फाइल हो सकता है। तो ये फायदा है इसका राइट। तो इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। अगर हम 54A सेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2013 में अमेंडमेंट हो गई थी हमारी, तो 2013 में अमेंडमेंट होने के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, आपने अरेस्ट किया तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो था वो हमने एविडेंस एक्ट में किया है। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड दैट इज सिमिलर सेक्शन 54A राइट, वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड on a charge of committing an offense and his identification by any other person or person is considered necessary। हमें पता है कि हमें जो विक्टिम था या अदर आई विटनेस था उससे हमने इसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड करवानी है, तो वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग ये जो वैसे हमने मेंशन किया है, द कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन मे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज राइट ऑफ द पुलिस स्टेशन डायरेक्ट द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ फॉर द आइडेंटिफिकेशन। तो जो कोर्ट है वो डायरेक्शन दे सकती है पुलिस ऑफिसर को कि जो अक्यूज पर्सन को कि डायरेक्शन हो जाएगी कि आप जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसेस के लिए आप जो है वो प्रेजेंस हो। तो आपकी आइडेंटिफिकेशन होने वाली है, किससे होने वाली है? वो कंप्लेनेंट हो सकता है, वो अदर आई विटनेसेस भी हो सकता है जिसने अक्यूज को देखा था जो पहले उसको नहीं जानता था। ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो जानता तो आइडेंटिफिकेशन का पर्पस नहीं है। अक्यूज मस्ट बी अननोन पर्सन फॉर द पर्सन हु आइडेंटिफाई हिम, वो अननोन होना चाहिए उसके लिए, तो तभी वो उसको आइडेंटिफाई करेगा ना। उसको अगर वो पहले से ही जानता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी कह देगा कि जो अनिल था जी उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन की जरूरत क्या है? तो वो अननोन पर्सन होता है उस पर्सन के लिए जिसने उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन जिसने आइडेंटिफाई करना है वो मेंटली और फिजिकली वो डिसेबल है, तो लॉ कहता है सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हु शैल टेक द एप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर दैट सच आइडेंटिफाइज that the person identify the person arrested using the method that the person so comfortable with। तो जो जुडिशियल है वो जज के सामने उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली वो डिसेबल पर्सन है, तो जो जज होगा वो उसका डिसकंफर्टेबल मतलब उसका कंफर्टेबल भी देखेगा पर्सन जिसने आइडेंटिफाई करना है उस पर्सन को, क्यूज को, उसका कंफर्टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हो सके तो वहां पर फर्दर मेंशन किया गया है कि जो फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर इफ द पर्सन आइडेंटिफाई द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल, तो लॉ कहता है कि भाई वहां पर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, वहां पर शैल वर्ड लिखा है दैट द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ्ड, वहां पर आइडेंटिफिकेशन वीडियोग्राफी के थ्रू होनी चाहिए, कोर्ट में उसकी वीडियो जो है वो कैप्चर की जाएगी। और इन केस हमें अगर यहाँ पे लगता है किसी इंटरप्रेटर की लोड़ है, जरूरत है हमें, क्योंकि वो कोई पर्सन ऐसा होता है जो बेसिकली बोल नहीं सकता लेकिन इशारे से समझा सकता है, तो अगर उसे आइडेंटिफाई करना है किसी को तो हमें इंटरप्रेटर चाहिए, तो कोर्ट उसको इंटरप्रेटर को भी कॉल करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। Then we have another important case laws जो हमारे इस सेशन में कवर होने हैं। That is first case is the Neeraj Sharma versus State of UP. It is 1993 Criminal Law Journal 2266 page number. Supreme Court held that during medical examination, if some discomfort is caused to the person, the sample of whose blood or semen are taken for medical examination under this section, that is 53 section, and if the process of taking such sample is reasonable under the circumstances, then causing of consequential discomfort to the person is justified by the section. लॉ कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई अगर अक्यूज्ड को हमने मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, अगर उससे कुछ हमने ब्लड लेना है या उसका डीएनए लेना है, अगर उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी होता है, लाइक हम लोग उसको इंजेक्शन लेंगे उसको पेन होगा, डिस्कम्फर्ट तो होगा, नेचुरल है, लॉ कहता है वो सफिशिएंट है, वो रीजनेबल है, वो जस्टिफाइड है। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अक्यूज को अगर होना है तो हो लेने दो, क्योंकि रिक्वायर्ड है हमारे लिए बहुत। इट इज फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, वी नीड दैट द एग्जामिनेशन शुड बी कंडक्टेड फेयरफुली। कोर्ट ने बिल्कुल हेल्प कर दिया। देन अनदर केस दैट इज अनिल ए लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज 1981 क्रिमिनल लॉ जनरल 125 बॉम्बे हाई कोर्ट। कोर्ट ने कहा पर्सन अरेस्टेड ऑन ए चार्ज ऑफ कमिटिंग ऑफ एन ऑफेंस का मतलब क्या है। कोर्ट ने कहा even if a person released on a bail, he is still a person arrested on a charge of committing of an offense. लॉ कहता है, क्लियर कर दिया कोर्ट ने कि भाई अगर आपकी कस्टडी में है, वो भी एक्यूज्ड है, आप उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो। जो एक्यूज्ड को कोर्ट ने बेल दे रखी है, वो बाहर है सोसाइटी में, आप उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हो। तो यहां पर इवन इफ अ पर्सन रिलीज्ड ऑन अ बेल, ही इज स्टिल अ पर्सन अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग ऑन ऑफेंस, उसका भी मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। मोरओवर, such a person while released on bail is notionally in the custody of the arrest if the custody of the court, sorry, तो वो माना जाएगा अगर वो उसको बेल में रिलीज कर दिया, उसको बेल दी उसको, तो कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करेगी, लॉ तो ये प्रिज्यूम करता है कि वो कोर्ट की कस्टडी में है, राइट? And therefore his medical examination can be carried out in the terms of section 53 with the consent of the court. This is an important thing. Then अगर हम बात करें identification of the prisoner act, we have identification of the prisoner act 1920 section 4 and section 5. These are the most important section. Section 4 says that it empowers the police to take measurement, like फिंगर इंप्रेशन ले सकते हो, आप फुटप्रिंट ले सकते हो, एक्यूज्ड के थोड़ा सा फोर्स भी यूज कर सकते हो। सेक्शन 5 क्या कह रहा है? पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट इफ इन हिज ओपिनियन इट गिव्स बेनिफिट इन ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। फॉर द एंड ऑफ जस्टिस अगर कोर्ट को लगता है ये जरूरी है, तो सेक्शन 5 में कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है, पुलिस ऑफिसर को कह सकती है आप इसका मेडिकल एग्जामिनेशन, जहां उसका फिंगर इंप्रेशन, जहां उसकी हैंड राइटिंग आप ले सकते हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट। तो दिस section has a link with the identification of the prisoner act 1920. got it? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। then we have a case law that is रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2013 में ये केस फाइल हुआ था। so the constitutional validity of compelling the accused to give voice sample came up for consideration. The judge disagreed with each other. जो सबसे पहले जो आया, क्या वो वॉइस सैंपल जो है वो कोर्ट उसको ऑर्डर कर सकती है कि नहीं कर सकती, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन सबसे पहले इस केस में अराइज हुआ था। लेकिन जो जजेस थे वो डिसएग्री थे, तो कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि इस मैटर को लार्जर बेंच में हमने सेंड कर दिया है। लार्जर बेंच ने, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, एंड Supreme Court used the extraordinary power under Article 142 of the Constitution and entrusted the power to the judicial magistrate to order
taking voice sample of an accused without his or her consent until the parliament amended CRPC for this purpose. So it gives that clear picture. रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई अगर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसके पास उन्हें पावर दे दी कि आप जो है वॉइस सैंपल के लिए अलाउ कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बेसिकली क्या है कि अक्यूज ये नहीं कह सकता कि आप मेरे से जो है वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ, उसका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है, यू कैन नॉट से। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस विच इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द अक्यूज, कोर्ट ने कहा कि ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है 53 के अंदर जो है हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ये दोनों साइड है। इट माइट हेल्प द अक्यूज पर्सन, अगर वो इनोसेंट है तो वो उसकी हेल्प कर देगा, और इट माइट हेल्प द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एज वेल एज द कोर्ट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस इट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर फोर्स भी यूज हो सकती है और अगेंस्ट द बिस अगेन हिज और कंसेंट हम लोग एग्जामिनेशन ले सकते हैं, ये कोर्ट ने फाइनल कर दिया। देन वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट केस दैट इज yes, Kathi Kalu Ogar versus State of Bombay, year 1961, Supreme Court, 1808 page number. That's the important, very important case, right? So, Section 53 has of the CRPC is not the violative of Article 20 Article 3rd clause, as a person cannot be said to have been compelled to be a witness. हम लोग अक्यूज को कंपेल नहीं कर सकते, आप विटनेस खुद अपने अगेंस्ट भरो, तो इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल। सो अगेंस्ट हिमसेल्फ इफ ही इज merely required to undergo a medical examination in accordance with the provision of section 53, court said it is not the violation of his fundamental right at all। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना। एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज एज यूजुअली आप कमेंट करके आप आंसर ले सकते हैं मेरे से, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर बिल्कुल कर दिया करो, आपका पैसा नहीं लगता शेयर करने में, ठीक है। किसी की हेल्प करना आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेरे लिए आपकी हेल्प करना है। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।